हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नगर पालिका सडोरा से चेयरमैन शालिनी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान कुछ खास बातें हुई, वो इस रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव में जीत का डंका बजाने के बाद सडोरा नगर पालिका के चेयरमैन शालिनी शर्मा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने पहुंची। दोनों के बीच शिक्षा मंत्री के आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान शालिनी शर्मा ने शिक्षा मंत्री से आशीर्वाद लिया और निकाय चुनाव में उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए भी धन्यवाद किया। मंत्री जी को धन्यवाद करना है। इन्होंने सारे जिले के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और सभी मंत्रियों ने सभी बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग दिया है, इसीलिए हम बहुमत से वहाँ पे अपनी सरकार बना सके हैं और पार्षद भी जीतते हैं, चेयरपर्सन भी जीतते हैं। जो लोगों की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी, जो भी कार्य होंगे वो सब करेंगे, सबके सहयोग। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी चेयरमैन शालिनी शर्मा पर भरपूर विश्वास दिखाया है। कंवरपाल गुर्जर की माने तो वो चेयरमैन शालिनी शर्मा जनता के विश्वास पर खरी उतरेंगी और बहुत अच्छा काम करेंगे और बिल्कुल धरती से जुड़े लोग हैं और पहले भी सेवा करते रहे और अब चुनाव लड़ा और अच्छी वोटों से सडोरा में हमारी चेयरमैन बनी, हमारे पार्षद बने, निश्चित तौर से अच्छे काम। उधर चेयरमैन शालिनी शर्मा ने भी जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। शालिनी शर्मा की माने तो पानी निकासी, सफाई से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगी। कुल मिलाकर शालिनी शर्मा ने अपने इलाके का संपूर्ण विकास करवाने की बात कही। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि शालिनी शर्मा लोगों से काफी परिचित हैं और वह क्षेत्र का विकास करेंगी। फतेहाबाद में लोक संपर्क एवं जन परिवारवाद समिति की एक बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन समस्याओं को सुना और साथ के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में फतेहाबाद में लोक संपर्क एवं जन परिवार समिति की बैठक हुई। इस दौरान रणजीत सिंह ने जन समस्याओं को सुना। बैठक में 16 मामलों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान रणजीत सिंह ने 11 मामलों का मौके पर निपटारा किया। इस दौरान रतिया में बिजली विभाग में कार्यरत जेई पर गाज गिरी, जिसे बिजली व्यवस्था बहाल करने में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए। एक अन्य मामले में शिकायत पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की ब्रांच मैनेजर को चार्जशीट करने और बैंक के रीजनल मैनेजर को अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। टोटल 16 केसेज है, 11 हमने फाइल कर दिए। अब बाकी 5 केसेज ऐसे हैं जिसमें एक तो डीएसपी साहब को दे दिया, जिसमें वो इंक्वायरी करके उसे फाइनल कर देंगे। अगली कमेटी की रिपोर्ट देंगे। एक रीजनल मैनेजर था आंगनबाड़ी का, नहीं इसका ग्रामीण बैंक का, उसको बुलाया गया। उसके ग्राम ये शिकायत थी कि वो फोन नहीं उठाता। यहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था उसको हमने अगली मीटिंग में बुला लिया है। कोई गाँव के लोगों को लोन देने में बहुत दिक्कत करते हैं। और एक ऐसा मामला था जिसमें एसडीएम और आपका डीएसपी और तहसीलदार तीनों को कमेटी बना दी कि वो अगले में हमें रिपोर्ट करें। फिलहाल बिजली मंत्री ने 11 मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया है। 5 को लंबित रख अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही है। आज की तारीख में आधे से ज्यादा काम इंटरनेट पर ही किए जाते हैं। आज के युग को अगर हम इंटरनेट युग कहें तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे में सरकार की ओर से सरकारी मुलाजिमों को इंटरनेट पर ही काम करने की सलाह दी जाती है। अंबाला जिले में नंबरदारों को एक स्पेशल वाउचर दिए गए हैं, जिसके जरिए वे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। प्रदेश के नंबरदारों को डिजिटलाइजेशन की पहल से जोड़ते हुए उन्हें हाईटेक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नंबरदारों को सरकार की ओर से स्मार्टफोन खरीदने के लिए पंचायत भवन में वाउचर बांटे गए। नंबरदारों को कुल 9,000 के वाउचर दिए गए, जिससे कि नंबरदार स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम हितेश कुमार की ओर से की गई। स्कीम है कि हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाएं। उसमें सरकार की साइड से 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अगर कोई इंसान 9,000 से ऊपर का पैसा मोबाइल लेना चाहता है तो उनको खुद को ऐड करना पड़ेगा और 9,000 से सस्ता लेना चाहता है तो बाकी के पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। तो मतलब 9,000 सरकार की साइड से असिस्टेंसिव है उसमें फाइनेंशियली। जो प्रोसीजर है वो नंबरदार सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद उनको पहले ही ऑलरेडी यहाँ से आईडी पासवर्ड आ चुका है
तो वाउचर्स क्रिएटेड हैं और यहाँ से आके उनका रजिस्ट्रेशन करा के टोकन लेना होता है। टोकन के बाद यहाँ पे वेंडर्स हैं, उनमें से उन्हें जो मोबाइल पसंद आता है वो मोबाइल ले सकते हैं, और यहाँ से मोबाइल पसंद नहीं आता और बाहर मार्केट से वो कुछ ज़्यादा महंगा लेना चाहते हैं तो वो बाद में उसको लेके भी वो भी ले सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें प्रदेश में जितने भी नंबरदार हैं, उन्हें फोन खरीदने के लिए रुपए दिए गए। अम्बाला जिले के 1241 नंबरदारों को फोन दिए जाएंगे। नंबरदारों को वाउचर के जरिए राशि देने का मकसद नंबरदारों को डिजिटल कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है। उधर नंबरदारों ने भी सरकार का धन्यवाद किया है। हम नंबरदारों को सरकार की तरफ से एक 9,000 रुपए का कूपन दिया जा रहा है। 9,000 का कूपन है जिससे हम कोई भी फोन खरीद सकते हैं जिसकी कीमत 9,000 तक हो। क्योंकि सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, इस मोबाइल की तरफ से हमारे को बहुत हेल्प मिलेगी। सारा काम ऑनलाइन चल रहा है और हम जो मोबाइल लेंगे हमें हेल्प मिलेगी और लोगों का हम काम करेंगे। वहीं नंबरदारों की माने तो आजकल सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। फोन मिलने की वजह से अब हम लोग भी अपना काम ऑनलाइन तरीके से आसानी से कर पाएंगे। सरकार की ओर से वाउचर मिलने पर नंबरदारों ने खुशी जाहिर की और कहा कि वो इसमें और राशि डालकर इससे महंगा फोन भी खरीद सकते हैं। अब इन स्मार्टफोन के जरिए नंबरदार और भी ज्यादा हाईटेक हो सकते हैं। उन्हें स्मार्टफोन में काम करने का तरीका पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि इंटरनेट पर कैसे कैसे काम किया जाता है और साथ ही वे अपने साथियों को भी इस बारे में बता सकते हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को नकली बताई जाने वाली याचिका को सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को इस प्रकार की याचिका लगाने पर फटकार भी लगाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद से राम रहीम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। राम रहीम असली है या नकली? ऐसे कई सवालों के जवाब राम रहीम के समर्थक तलाशने में जुट गए। इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। पेरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या नकली? राम रहीम के समर्थकों ने शक जताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में आश्रम में पहुंचा राम रहीम नकली है, जिसके हाव भाव उनके असली गुरु राम रहीम जैसे नहीं। अब इस मसले पर जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगा दी। वहीं इस मसले पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने इन बातों का अफवाह बताया था। हाईकोर्ट ने कहने था, हाईकोर्ट के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं करता। देखिए, सीबीआई कोर्ट सजा करती है, हमारे डीजीपी जो है उनके सुपरविजन में सारा ऑपरेशन हो रहा है। इमीडिएट बाबा को हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो जेल में चले जाते हैं। हमारे पास इतने दिन उनका परिवार उनसे मिलता है, उनकी माँ मिलती है, उनका बेटा मिलता है, उनकी बेटियाँ मिलती हैं, उनके दामाद मिलते हैं। अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब वो बाबा है उसके बाद सारे रिकॉर्ड पे सजा काटते हैं। हमसे आगे यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी 3 साल के बाद जो मिलती है, उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चले गए। अब बेकार की बातें, इसलिए समय बर्बाद करना, हाईकोर्ट ने खरीद दिया ना फैसला। आपको बता दें कि 17 जून को राम रहीम सिंह जेल के पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर आया था। इन सब के बीच राम रहीम के असली नकली होने के सवाल उठने लगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इसे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया। गौरतलब है कि साल 2019 में भी गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताने वाली एक याचिका इसी प्रकार से लगाई गई थी, जिसे बाद में तथ्य न मिल पाने के आधार पर खारिज कर दिया था। जब से पैरोल पर राम रहीम बाहर आए थे, याचिका लगाई गई थी कि जो राम रहीम है वो नकली है, राजस्थान में असली का किडनैप हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी है, टिप्पणी की है कि जो पैरोल पर आया है वो असली है। लेकिन पानीपत के जो समर्थक है, जो डेरे के बिल्कुल करीबी है, उन्होंने कल भी खुलासा किया था और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने याचिका डाली है उनका डेरे से कोई संबंध नहीं है, वो किसी प्रकार के अनुयायी नहीं है, वो एक साजिश रच रहे हैं डेरे को बांटने के लिए, गद्दी को तोड़ने के लिए। तो आज भी हमारे साथ समर्थक है, जो राजकुमार जी है, जो कि डेरे के काफ़ी करीबी रहे हैं। वो बताएंगे ये जो याचिका डाली गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो बाहर जो आए हैं वो नकली है। ये तो एक मतलब कि डेरे को तोड़ने का षड्यंत्र था जो नाकामयाब हो गया। हम सबसे पहले कानून का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
हमें पहले विश्वास था और भी आगे विश्वास रहेगा कि डेरे को ना कभी कोई तोड़ सका ना तोड़ सकेंगे। हम दृढ़ यकीन के साथ कहते हैं, आज भी उनके साथ है, कल भी रहेंगे और आखिरी पल तक उनके साथ रहेंगे। याचिका डाली थी, वो बोले कि हम भी भगत हैं लेकिन हमें असली चाहिए, ये नकली है। तो क्यों साजिश क्यों रच रहे? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि हम डेरे को हथियार लेंगे, हम डेरे को, उनको बहुत बड़ी जायदाद दिखती है, हम इनके अंदर कब्जा कर लेंगे, इनको हटा देंगे और डेरे समर्थ हमारे पास आ जाएंगे उनको छोड़ के। तो देखिए हमारे साथ कुछ महिला समर्थक भी है, आप क्या कहना चाहो, कितना विश्वास है आपको, क्या कहना चाहोगे जो अभी नकली बता रहे हैं? मुझे तो पूरा विश्वास है क्योंकि मुझे 19 साल हो गए नाम लिए हुए और कभी ऐसे मन में आया नहीं है कि पिताजी ऐसा कुछ है। जो 139 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, उसके सभी कार्य अच्छे से किए जा रहे हैं और जो हमारी डेरे के लोग हैं, जो भी वहाँ से संदेश आता है, सभी कार्य अच्छे से उसी टाइम ही शुरू कर देते हैं करने। और जो ये लोग हैं अफवाहें फैला रहे हैं, ये अत्यंत आनंदी है। तो ये देखिए कि इन्होंने ये करार दिया कि ये डेरे के काफ़ी करीबी है कि ये अफवाह थी, डेरे को तोड़ने की साजिश रची गई थी जो नाकामयाब हो गई है। पहले भी कोशिश की गई थी। मैनेजमेंट में इनका ये कहना है कि ये लोग कुछ पहले मैनेजमेंट में थे, निकाल दिए गए तो ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो इसी के तहत एक बड़ा खुलासा यहाँ पानीपत के जो समर्थक है, जो डेरे के काफ़ी करीबी है, उन्होंने किया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ना लाजमी है। तपती गर्मी में मौसम में लोग आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस मौसम में मिलावटखोर भी गहरी नींद से जग उठी हैं। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम में 2 अलग अलग जगह आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों टीमों की अगुवाई सीएम फ्लाइंग टीम ने सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने की। इस दौरान टीम ने फैक्ट्रियों में बनाई जा रही आइसक्रीम की जांच की। कई स्थानों पर तो आइसक्रीम कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। दोनों टीमों ने आइसक्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज खाद्य सुरक्षा विभाग में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे, तो आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने आइसक्रीम में मिलावट की आशंका के बीच दोनों फैक्ट्रियों में छापेमारी की थी। जिन फैक्ट्रियों में छापेमारी हुई उन फैक्ट्रियों से आइसक्रीम तैयार कर शहर के कई हिस्सों में सप्लाई की जाती थी। कुल मिलाकर गर्मियों के मौसम में अगर आप भी अनजाने में मिलावट वाली आइसक्रीम खाते हैं तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में आइसक्रीम की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में मिलावटखोर और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम समय समय पर कार्रवाई करती है। एक और जहां लोग सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन करवाते हैं, तो वहीं बहादुरगढ़ में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी हुई है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़, ये झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का वो स्कूल है जहां छात्रों की एडमिशन के लिए लंबी कतार है। स्कूल प्रबंधन की ओर से सीट फुल होने की बात कही जाने के बाद भी स्कूल के बाहर छात्र और उनके अभिभावक हटने का नाम नहीं ले रहे, इस उम्मीद में कि शायद उनके बच्चे के एडमिशन में कोई चांस हो। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाकई में मिसाल बनकर सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की सीट फुल हो जाने के बाद भी स्कूल के बाहर छात्र और अभिभावक रोजाना इस आस में आ रहे हैं कि शायद उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो सके। लेने आया था 11th क्लास में, 10th का एडमिशन मिली नहीं था। 1 तारीख की बताई थी, जब भी नहीं आया, जब आए थे जब भी एडमिशन नहीं वगैरह सीट फुल हो गई। फिर आज बुलाया 10th के लिए, आवाज़ देखिए। एंट्रेंस दिया था आपने? आज टेस्ट होगा मेरा, आज स्कूल में एडमिशन था, उसके लिए आया था हाई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। तो एडमिशन तो हुआ नहीं क्योंकि उनके सेक्शन पूरे हो चुके हैं। इस सेक्शन के रिकमेंड के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाल रही है, तो उसके कारण टाइम दे रहे भाई, आगे सेक्शन इनके अप्रूव होके आएंगे तो हो सकता है बच्चों को एडमिशन मिले। जो लोग जिनके माता पिता सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, 100-150 आदमी रोज़ आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और उस कारण वो एडमिशन नहीं हो पा रहे क्योंकि सेक्शन इनके पूरे हो चुके हैं।
बता दें कि मॉडल संस्कृत स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से ही पढ़ाई करवा रहा है। फिलहाल 1270 के करीब छात्र छठी से लेकर 12वीं में दाखिला हासिल कर चुके हैं। प्रिंसिपल सुरेश सैनी इस मामले में बोले हैं कि अगर सीबीएसई नई सेक्शन और बनाने की मंजूरी दे तो एडमिशन लिए जा सकते हैं। इसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। बीएससी को हमने यहाँ से, उन्होंने हमसे बजट की डिमांड की थी और प्रस्ताव हमने पास करके भेजा है। यहाँ से हमने डिमांड की कि लगभग 32 कमरों की डिमांड हमने भेजी है यहाँ पे, और जिसको कि बाकायदा यहीं से बजट एस्टिमेट तैयार करवाते डीओ साहब के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफिस में भी गए। पिछले वर्ष भी हमें बुलाया गया था, इस डिमांड को लेकर हमसे बातचीत हुई थी। इस साल भी हमें बुलाया गया था। हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर महोदय के मुताबिक जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पे बिल्डिंग। दरअसल राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। नई बिल्डिंग और 32 कमरों के लिए करीबन 14 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन उसे अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई। अगर 32 नए कमरे बन जाएं तो हर छात्र को स्कूल एडमिशन दे पाएगा। फिलहाल हरियाणा सरकार का मॉडल संस्कृति स्कूल को सीबीएसई की मान्यता के जरिए चलाने का फार्मूला हिट नजर आ रहा है, तो वहीं अभिभावक यही चाह रहे हैं कि उनके बच्चों का जल्द से जल्द स्कूल में एडमिशन हो जाए। पलवल का गढ़पुरी टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। लंबे समय बाद शुरू किए गए इस टोल प्लाजा को लेकर फिर से तातारपुर गांव के लोगों ने पंचायत की और पंचायत में कई अहम फैसले लिए। पलवल के राजमार्ग 19 पर स्थित गढ़पुरी टोल प्लाजा काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी इसको लेकर राजनीति हुई तो कभी टोल के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन तक हुए। टोल प्लाजा के आसपास के गांव वालों ने टोल हटाने को लेकर जी जान तक लगाई और आखिर में वो अपनी मांगों को मनवाने में भी सफल हुए, जिसके बाद 1 जुलाई से टोल प्लाजा शुरू किया गया। लेकिन अब टोल प्लाजा को लेकर नई जंग छिड़ गई है। दरअसल समझौते में मोटे तौर पर टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गाँव को पूर्णतः फ्री करने की बात की थी, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले तातारपुर गांव के लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसको लेकर अब लोगों में रोष है। ये जो हमारे गढ़पुरी टोल बना है, इसके ऊपर हमने हमारे गांव जो नहीं लिया है, जो हमारे गांव के साथ एक सौतेला व्यवहार हुआ है, अनदेखी हुई है, उसके कारण हमने आपको कष्ट दिया और अपनी बस्ती यहाँ इकट्ठी की कि भाई जो हमारे पड़ोस गाँव में जो हमसे दूर है, जो टोल से भी दूर है, उनको टोल में ले लिया गया, जैसे असावटी जटोला, हरपली, और हमारे गांव को जो सबसे नज़दीक है बाई रोड 2.5 किलोमीटर और बाई एयर 1.5 किलोमीटर, उसको हमारे साथ अनदेखी करके उसको छोड़ दिया गया। तातारपुर गांव के लोगों की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और वे साफ कह रहे हैं कि गांव बीजेपी का कट्टर समर्थक है, जिसके चलते ही गांव की अनदेखी की गई। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है, जब 3 किलोमीटर के दायरे की बात आती है तो रोड से जाने पर जटोला, रसावती पीछे पड़ते हैं। छपरोला, पृथला और गढ़पुरी डोडसा के साथ इन 5 गांवों को काउंट किया गया, जिनमें 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारा गांव आता है। और केवल ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है, पंडितों का गांव होने के कारण, ब्राह्मणों का गांव होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक होने के कारण इस गांव को अनदेखा किया गया। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि उनके साथ भी न्याय किया जाए और टोल प्लाजा फ्री करने की सुविधा गांव वालों को मिले। ऐसे में अब गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल तातारपुर गांव के लोगों ने मांग की है कि उनके साथ भी न्याय किया जाए और फ्री टोल पास की सुविधा उनके गांव के लोगों को भी मिलनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जल्दी उनके गांव को फ्री टोल की सुविधा नहीं मिली तो वो आने वाले दिनों में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अस्पताल में दाखिल मरीजों का हाल तो बदहाल है ही, इसके साथ ही अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अस्पताल में मरीजों की दयनीय हालत कब तक सुधरेगी। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर सिस्टम की बदहाली देखने को मिली। बदहाली भी ऐसी कि जिस मरीज को इलाज मिलना चाहिए वो मरीज घंटों से कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ना तो उसका कार्ड बन रहा है और ना ही मरीज का इलाज हो रहा है।
मजबूरन मरीज को सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल के MRI वार्ड में बिजली की तारों की लाइन डालने का काम किया जा रहा था। काम पूरा होते ही तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। अब घटना में अस्पताल के अंदर मौजूद मरीजों को तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की बत्ती गुल हो गई। कुछ मरीजों का आरोप है कि रात से ही अस्पताल में बिजली नहीं है, जिस कारण मरीजों को भीषण गर्मी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों को अस्पताल में बाकी के कामों के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट की समस्या है कल से, अभी 2 दिन कहीं है। परेशानी है पेशेंट को भी, बच्चों को भी, अभी कुछ नहीं पता। समस्या ये था कि मतलब शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लाइट नहीं आ रहा है रात से। कितनी परेशानी तो बहुत हो रहा है, गर्मी है कितना आपको पता ही है, तो बच्चे के लेकर बाहर घूमना। वहीं अस्पताल में पहुंचे मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन की बदहाली पर भी सवाल उठाए हैं। बेबस मरीज घंटों लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनका कार्ड बन पा रहा है और न ही उन्हें इलाज मिल पा रहा है। कई मरीजों को तो मायूस होकर बिना इलाज कराए ही अस्पताल से वापस अपने घर जाना पड़ा। से ऊपर हो गया, कितना गर्मी लग रहा है, बच्चे को परेशानी हो रहा है। 3 दिन हुआ बहुत परेशान हो रहा है। एक तो पेशेंट उठ नहीं पा रहा है और अकेला मैं हूँ, बच्चा को संभालूं या पेशेंट। गुरुग्राम में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज से पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि गुरुग्राम की आबादी 40 लाख के करीब है और 40 लाख की आबादी के लिए 100 बेड का सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल उपलब्ध है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब जिला प्रशासन और सरकार गहरी नींद से जागती है और सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत में सुधार आता है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इन दिनों मरीजों की हालत दयनीय है। मरीजों को अस्पताल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।